सैम्पल पेपर के इस वीडियो सीरीज में अभी हम लोग 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 25 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में नेक्स्ट जितना भी 1 मार्क वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच गया है सैम्पल पेपर का, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3 देन फाइंड dy बाई dx। बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है। ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 इंटू वाई टू दी पावर 2/3 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2/3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस 1, ये हो जाएगा -1/3 प्लस यहाँ से भी 2/3 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा वाई टू दी पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2/3 इस 0 के साथ जाए खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, x टू दी पावर -1/3 प्लस y टू दी पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इस x टू दी पावर -1/3 को इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे बचेगा y टू दी पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x टू दी पावर -1/3। ठीक है, अब देखिए अब ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x टू दी पावर -1/3 डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -1/3। अब देखिए x टू दी पावर -1/3 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1/x टू दी पावर 1/3। ठीक है, और ये माइनस जैसे वैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, और y टू दी पावर -1/3 को क्या लिखेंगे 1/y टू दी पावर 1/3। अब देखिए ये y टू दी पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा, x टू दी पावर 1/3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, y टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/3। अब देखिए इसका भी पावर 1/3 है, इसका भी पावर 1/3, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस जैसे है वैसे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए y बाई एक्स और इसका होल पावर 1/3। यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफ़ f डैश 1 इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू f ऑफ log x टू दी बेस e देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू e। बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। देखिए dy बाई डी एक्स अगर यहाँ से फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, df log x टू दी बेस e डिवाइडेड बाई, यहाँ पे fx के जगह, यहाँ पे x के जगह क्या है log x टू दी बेस e, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग log x टू दी बेस e इंटू, अब यहाँ पे इस पूरे को हम लोग ऊपर लिख लेंगे log x टू दी बेस e डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, अब देखिए जैसे कि fx का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है f डैश x, तो इसका क्या हो जाएगा f डैश log x टू दी बेस e इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ई, तो यहाँ पे x के जगह e पुट कीजिए एट एक्स इक्वल टू ई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश log x के जगह क्या पुट करेंगे e, तो e टू दी बेस e हो जाएगा इंटू 1/e। अब देखिए एफ डैश, यहाँ पे ये दोनों e और यहाँ भी e है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, तो एफ डैश 1 इंटू 1/e। अब एफ डैश 1 का वैल्यू क्या है, एफ डैश 1 का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/e यानी कि 2/e, यही आंसर है। ठीक, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पे mod 1 माइनस एक्स का जो दो कंडीशन होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, mod 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स इफ 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड mod 1 माइनस एक्स इक्वल टू -1 माइनस एक्स इफ 1 माइनस एक्स स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब देखिए mod 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, अब यहाँ पे माइनस एक्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं ना एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 1, ऐसा बोल सकते हैं ना, जैसे माइनस एक्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा ना, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लिखे या एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 1, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इफ x, अब इस माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x mod 1 माइनस एक्स जो है ये 1 से छोटा एंड -1 से बड़ा है, तो 1 से छोटा के लिए ये कंडीशन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे mod 1 माइनस एक्स के जगह 1 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है लिमिट -2 टू 4, ऐसा लिमिट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है mod 1 माइनस एक्स dx, तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस एक्स को पहले 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाता है 1 आ जाता है, तो फिर हम लोग लिमिट लेते हैं -2 टू 1, फिर यहाँ लेते हैं 1 टू 4 और फिर चेक करते हैं 1 से छोटा के लिए ये कंडीशन है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स पुट करेंगे, फिर 1 से बड़ा के लिए ये कंडीशन है तो यहाँ पे x माइनस 1 पुट करते हैं। ठीक है ना, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो देखा जाए
तो 1 माइनस एक्स को अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे तो पहले से लिखा हुआ है -1 to 1, तो -1 to 1 लिख देंगे। अब 1 से छोटा के लिए ये कंडीशन है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको सिंपल सा इंटीग्रेट कर लेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए कैसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 का तो हो जाएगा x माइनस एक्स का हो जाएगा x² 2 एंड लिमिट लगा देंगे -1 to 1। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस लोअर लिमिट, तो -1 माइनस -1 का स्क्वायर 1, तो 1/2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, देखिए -1 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ये -2 माइनस 1, तो ये हो गया 1/2 माइनस 3/2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे 2, 3 + 1 4, 4/2 यानी कि 2, यही अपने लोग का आंसर। ठीक है, अब है i = 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। बहुत आसान है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का क्या वैल्यू होगा। जैसे 0 से लेकर 1 तक का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, या तो 0 पुट कीजिए फिर भी 0 ही होगा, या तो 0.1 पुट कीजिए फिर भी 0 ही होगा, 0.2 पुट कीजिए फिर भी 0 होगा। ठीक है, 0.5 पुट कीजिए फिर भी 0 होगा। मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा 0 ही होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 dx प्लस, अब देखिए 1 से लेकर 2 के बीच का कोई भी वैल्यू x के जगह पुट कीजिए तो 1 ही होगा ना। जैसे कि अगर यहाँ पे पुट करते हैं 1.1, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। 1.9 तक कोई भी वैल्यू पुट कीजिए तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 dx यानी कि dx, तो ये हो जाएगा 1 to 2 प्लस, अब देखिए 2 से लेकर 3 तक के बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पे x के जगह पुट कीजिएगा तो 2 होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 dx, लिमिट लगा देंगे 2 to 3। अब देखिए 0 dx, तो ये तो 0 हो गया, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, तो dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा देंगे 1 to 2 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x 2 to 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 प्लस 2 × 3 - 2, तो 2 - 1 1 प्लस 3 - 2 1, 1 × 2 2, 2 + 1 3, यही आंसर है अपने लोग। ठीक, अब बोला जा रहा है इफ 10% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर रेड कलर एंड 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव, इफ वन बल्ब इज पिक्ड एट रैंडम डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव इफ इट इज रेड। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के इवेंट का चर्चा हुआ है, या तो बल्ब रेड होगा रेड कलर का, या तो बल्ब डिफेक्टिव होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक बल्ब को रैंडमली पिक किया जाए और वो बल्ब अगर रेड निकलता है तो क्या चांस है कि वो डिफेक्टिव भी होगा। यानी कि रेड बल्ब होने का इवेंट हो चुका है तो क्या चांस है कि वो डिफेक्टिव होगा। तो जो इवेंट हो चुका है उसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे और डिफेक्टिव बल्ब होने को हम लोग इवेंट बी मान लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे लेट ए इक्वल टू द बल्ब प्रोड्यूस्ड इज रेड एंड बी इक्वल टू द बल्ब प्रोड्यूस्ड इज डिफेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया गया है, यानी कि बल्ब के रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 10%। 10% यानी कि 10/100, 10/100 यानी कि 1/10 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है एंड 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव, यानी कि 2% ऐसा बल्ब है जो रेड भी है एंड डिफेक्टिव भी है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, रेड भी है एंड डिफेक्टिव भी है, यानी कि इस दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2%, यानी कि 2/100। ठीक है, 2/100 यानी कि 1/50। यहाँ तक क्लियर है बात। अब अपने लोग को बोला जा रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव इफ इट इज रेड, यानी कि अगर रेड होने के बारे में पता चल चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा, यानी कि अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी दोनों तो एक ही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/50 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/10, 1/10। तो ये क्या हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा 50 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 1/5। यही आंसर है अपने लोग का। ठीक है, ये 1/5 है।
अब बोला जा रहा है राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन x प्लस 2/2 इक्वल टू 2y माइनस 5/-3 कॉमा जेड इक्वल टू 2। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल फॉर्म ये होता है, तो इस फॉर्म में सबसे पहले हम लोग इसको लाएंगे। तो देखिए ये है x प्लस 2/2 इक्वल टू, अब इस फॉर्म में इसको लाने के लिए तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा y माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस 2, नीचे लिख लेंगे 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया x प्लस 2/2 इक्वल टू, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई -3/2, यही हो जाएगा ना, इक्वल टू z माइनस 2/0। अब यही जो 2 माइनस 3/2 एंड 0 है, यही तो डायरेक्शन रेशियोज है, तो लिख लीजिए यहाँ पे देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर 2, -3/2, 0। ठीक है, अब बोला जा रहा है राइट द वैल्यू ऑफ i क्रॉस j क्रॉस k। देखिए i क्रॉस j क्रॉस k क्या हो जाएगा, j क्रॉस k i हो जाएगा, आप लोग को पता है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे i है, ये j है, ये k है, तो j क्रॉस k दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा i हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे i। अब i क्रॉस i, अगर ये दोनों सेम है तो इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, यही तो आंसर है, सिंपल सा है। अब बोला जा रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस 1। साइन इनवर्स 2x माइनस 1 का डोमेन बताना है, यानी यहाँ पे x का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ये अपने लोग को बताना है। देखिए साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1, यानी x का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे x के जगह लिखा हुआ है 2x माइनस 1, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2x माइनस 1 का जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ से अपने लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो इस -1 को खत्म करना पड़ेगा, तो इस तीनों में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ -1 प्लस 1 0 हो गया, ये -1 प्लस 1 0, तो बचा केवल 2x, यहाँ पे 1 प्लस 1 2। अब इस 2 को भी खत्म करना है, तो इस तीनों में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0/2, यहाँ पे हो जाएगा 2/2x और यहाँ पे हो जाएगा 2/2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0, यहाँ पे बचा केवल x और यहाँ पे हो गया 1, यानी x का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक के बीच का हो सकता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब बोला जा रहा है tan इनवर्स tan 15 π/4 का वैल्यू बताने के लिए। देखिए यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट tan इनवर्स से tan कैंसिल करके 15 π/4 मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 to π/2 होता है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये tan इनवर्स के रेंज में तो आ ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम लोग tan इनवर्स के रेंज में लाएंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, tan 15 π/4 को हम लोग लिख सकते हैं 4π माइनस π/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से 15 π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स tan 4π माइनस π/4 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -tan π/4, -tan π/4। अब एक बात बताइए, tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x ये होता है -tan इनवर्स x, -tan इनवर्स x होता है, यानी कि ये जो माइनस यहाँ पे है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -tan इनवर्स tan π/4। ठीक है, अब इस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा π/4, तो ये हो जाएगा -π/4, यही अपने लोग का आंसर है, यानी कि इसका जो वैल्यू है ये -π/4 आ गया। देखिए -π/4 tan इनवर्स के रेंज में तो है ना, -π/2 से बड़ा एंड π/2 से छोटा, यानी कि -90 से बड़ा 90 से छोटा, तो ये जो -45 है ये -90 से तो बड़ा है ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा tan इनवर्स, ऐसे लिख लीजिए tan इनवर्स tan 15 π/4 इक्वल टू -π/4 विच बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ठीक है, अब बोला जा रहा है राइट द नेम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। ये तो सिंपल सा बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होता है एंड बाकी बात सारा एलिमेंट 0 के इक्वल होता है, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल है, बाकी बात सारा एलिमेंट्स 0 के इक्वल है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स अपने लोग को पता करना है, तो सिंपल सा बात है, इस मैट्रिक्स को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, ये है 3 - 6 5 - 8 माइनस, अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे 4 6 - 3 7। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 - 4 -1 -6 - 6 -12 5 - 3 तो 5 + 3 8 -8 - 7 -15। यही तो आंसर है अपने लोग का। अब बोला जा रहा है राइट द एलिमेंट A23 ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स A = Aij हुज एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाई Aij = mod I - j/2। सिंपल सा बात है, यहाँ पे A23 निकालना है तो हम लोग I के जगह 2 पुट कर देंगे, J के जगह 3 पुट कर देंगे, तो 2 - 3/2 2 - 3 यहाँ पे हो जाएगा mod -1/2। अब mod -1 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा 1/2। यही है तो आंसर है, सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x + sin x × cos x एट x = π/2। सिंपल सा बात है, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx = क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस sin x को रखेंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x, तो -sin x प्लस, अब cos x को रखेंगे एंड sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos x। तो dy/dx = क्या आ गया, dy/dx = 1 ± sin² x प्लस cos² x। ठीक है, अब x = π/2 पे अपने लोग को निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे हम लोग dy/dx का वैल्यू x = π/2 पे निकाल लेंगे। एट x = π/2 dy/dx = 1 - sin x के जगह π/2 पुट कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos x के जगह π/2 पुट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया 1 - sin π/2, यानी कि sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0। अब देखिए -1 + 1 कैंसिल हो गया, बच गया 0। यही अपने लोग का आंसर, ठीक है। अब बोला जा रहा है I = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x × cos x - sin x dx। देखिए सिंपल सा प्रॉपर्टी आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे fx है और यहाँ पे fx का डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x × fx + c हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव -sin x मौजूद है। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं fx = cos x, f' = क्या हो जाएगा, f' = हो जाएगा cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर e⁻x cos x - sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻x × cos x। जैसे यहाँ पे e⁻x × fx है, तो यहाँ पे fx के जगह cos x है, तो इंटू cos x प्लस c। यही तो आंसर है, कितना आसान है, कुछ मुश्किल है क्या इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है I = x × e⁻x dx। तो यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। बाई पार्ट्स में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए, आइलेट का, यानी कि देखिए यहाँ पे x जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, e जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन लिख लेंगे, तो पहले से लिखा हुआ अलजेब्रिक फंक्शन पहले और बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखिए x को बाहर निकालेंगे, e⁻x dx को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जिसको बाहर निकाले उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया उसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे, और एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए I = x × e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस dx/dx 1 एंड e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, तो 1 × e⁻x dx। I = x × e⁻x माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c। तो ये क्या हो गया, I = यहाँ से e⁻x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 प्लस c। यही तो आंसर है अपने लोग, ठीक है। अब बोला जा रहा है mod a = 2, mod b = 3 एंड a.b = 4, देन mod a - b = what। देखिए mod a - b अपने लोग को निकालना है। सिंपल सा करते हैं, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a - b डॉट a - b, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा a.a, फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस a.b, अब यहाँ पे फिर माइनस प्लस माइनस b.a, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b.b, ठीक है। अब देखिए
मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस ए डॉट बी। अब देखिए बी डॉट ए एंड ए डॉट बी दोनों एक ही होता है, तो इस बी डॉट ए की जगह हम लोग ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ए डॉट बी लिख लेते हैं, प्लस बी डॉट बी की जगह हम लोग लिख लेते हैं मॉड बी का स्क्वायर। अब देखिए मॉड ए क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस ए डॉट बी क्या है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे माइनस ए डॉट बी क्या है 4, तो 4 लिख लेते हैं, प्लस मॉड बी क्या है, मॉड बी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, -4 + 4 कैंसिल हो गया, 9 - 4 आ गया 5। तो यहाँ पे स्क्वायर को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो मॉड ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √5। यही अपने लोग का आंसर। अब है i इक्वल टू -π/2 to π/2 1/1 + e⁻sin x dx। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए i इक्वल टू -π/2 to π/2 1/1 + e⁻sin x की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे -π/2 + π/2 -x, -π/2 + π/2 -x। ये प्रॉपर्टी आप लोग को पता होना चाहिए, इंटू dx। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया -π/2 to π/2 1/ यहाँ -π/2 कैंसिल हो जाएगा, sin -x, तो sin -x क्या होता है माइनस sin x होता है, तो 1 + e⁻sin x हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx इक्वल टू -π/2 to π/2 1/1 + e⁻sin x। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 1/e⁻sin x, 1/e⁻sin x इंटू dx। अब देखिए i इक्वल टू -π/2 to π/2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा e⁻sin x, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा e⁻sin x + 1, और ये ऊपर में जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे ये लिख लेंगे इंटू dx। अब एक बात बताइए, यहाँ पे -π/2 to π/2 तो रहेगा ही, अब ये जो e⁻sin x है वो ऊपर चला जाएगा, e⁻sin x, नीचे क्या हो गया 1 + e⁻sin x, 1 + e⁻sin x dx। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 + 2, तो देखिए यहाँ पे ये i + i 2i हो जाएगा, 2i इक्वल टू -π/2 to π/2। अब देखिए यहाँ है 1/1 + e⁻sin x, 1/1 + e⁻sin x, प्लस यहाँ है e⁻sin x by 1 + e⁻sin x, ठीक है, इंटू dx। ये क्या हो गया, ये हो गया -π/2 to π/2, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + e⁻sin x, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 + e⁻sin x, ठीक है, sin x dx, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, बचा 1 इंटू dx क्या हो जाएगा 1 इंटू dx, यानी कि x इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब लिमिट लगा देंगे -π/2 to π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इक्वल टू π/2 माइनस लोअर लिमिट -π/2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2i इक्वल टू π/2 + π/2, π/2 + π/2 क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, 2i इक्वल टू पाई, तो i इक्वल टू क्या आ गया π/2, ठीक। अब बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 4/13, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b इक्वल टू क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या है 4/13, 4/13 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या है 9/13, 9/13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4/9। ये तो सिंपल सा है डायरेक्ट फॉर्मूला पे। अब बोला जा रहा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इक्वल टू i - j + k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो। तो सबसे पहले करते हैं क्या कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो वेक्टर a क्या है, वेक्टर a है i - j + k, i - j + k, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा √1 + 1 + 1, यानी कि ये आ गया i - j + k डिवाइडेड बाई √3। अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, 8 यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू
8i माइनस 8j प्लस 8k डिवाइडेड बाई रूट थ्री अलग अलग करके लिख लिए हैं √3। यही तो आंसर है। इसका मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल कर देख सकते हो, 8 यूनिट्स के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब बोला जा रहा है इफ a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट a प्लस b इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। देखिए a एंड b यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉड a इक्वल टू 1 होगा, मॉड b इक्वल टू 1 होगा। a प्लस b भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉड a प्लस b भी एक यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका भी वैल्यू 1 के इक्वल होगा। ठीक है। अब इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू, देखिए a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मॉड a मॉड b कॉस थीटा। ठीक है। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, ये 1 अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो -1 इक्वल टू 2 इंटू मॉड a की जगह 1 लिख लेंगे, मॉड b की जगह 1 लिख लेंगे इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा -1/2। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, तो 60 डिग्री की जगह लिख लेंगे π/3। अब कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे निगेटिव है ना, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस π/3 को हम लोग कॉस पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3 हो जाएगा 2π/3। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 2π/3, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है। अब बोला जा रहा है इफ टू इवेंट्स a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b। ये तो बहुत ही सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब देखिए यहाँ पे a एंड b म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि इस दोनों के बीच का इंटरसेक्शन 0 होगा। अब इस दोनों के बीच का इंटरसेक्शन 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b भी तो 0 हो जाएगा, तो 0 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, यानी कि ये 0 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। अब बोला जा रहा है सेट A हैज 4 एलिमेंट्स एंड द सेट B हैज 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B। देखिए बहुत आसान है, मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवा भी रखा हूँ कि अगर सेट A के पास टोटल m एलिमेंट है एंड सेट B के पास टोटल n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम A टू B ये क्या हो जाएगा, ये होता है npm होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट B के पास 5 एलिमेंट है एंड सेट A के पास 4 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम A टू B क्या हो जाएगा, n के जगह लिख लेंगे 5, p m के जगह क्या लिख लेंगे 4, 5p4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5p4 यानी कि फैक्टोरियल 5 बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल 5 बाई 5 माइनस 4 1, तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही होगा एंड 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 5 × 20, 23 × 60, 62 × 120, 120, ये आंसर हो जाएगा अपन लोग। ठीक है। अब बोला जा रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स √x माइनस 1। इसका डोमेन निकालना है, यानी कि यहाँ पे x का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ये अपने लोग को बताना है। देखिए साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1, यानी x का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे x के जगह लिखा हुआ है √x माइनस 1, तो हम लोग बोल सकते हैं ना √x माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगा। अब आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो -1 के जस्ट बाद पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा ना, तो हम लोग बोलेंगे कि √x माइनस 1 का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा एंड 1 से छोटा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अब स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ से -1 को खत्म करना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा, तो -1 प्लस 1, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 1 और यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 2, यानी x का जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा एंड 2 से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है।
अब पूछा जा रहा है के क्रॉस जे डॉट आई प्लस जे डॉट के इक्वल टू वाट। देखिए के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई होगा। अगर जे क्रॉस के पूछता तो यहाँ पे आई हम लोग बोलते हैं, लेकिन के क्रॉस जे ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस आई डॉट आई प्लस जे डॉट के। अगर ये दोनों अलग अलग है और तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाता है तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए आई डॉट आई वन हो जाएगा तो ये माइनस वन। यही अपने लोग का आंसर, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें।